अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासर कैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर कैनी एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक सॉलिड्स है। सॉलिड्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है, और सॉलिड्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुतालिक पढ़ेंगे कि व्हाट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इंटरप्रीट्स अबाउट सॉलिड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का वो ये है कि देयर आर लॉट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं बिकॉज उनके अंदर काइनेटिक एनर्जीज मिनिमम होती हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है, द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, एज अ रिजल्ट दे आर रिजिड इन नेचर, सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं नेचर में। एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, दे हैव ओनली वाइब्रेशनल केज इन देम। Next is the high density molecules of the solid occupy less volume due to close packing. इनके अंदर पैकिंग क्लोज है, वॉल्यूम लेस है, as density is inversely proportional to volume, therefore इनकी जो डेंसिटी है, वॉल्यूम जो कि मिनिमम होता है, ठीक है, कंपैक्ट होता है, इसलिए डेफिनेट वॉल्यूम होता है, so they have a very high density. Collisions, as there are no transitional motion of particles, so therefore there are no collisions among the molecules. molecules में बिल्कुल collisions नहीं होती और फिर kinetic energy सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल की ही होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं which are explained by KMT about solids. सॉलिड्स दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक अमॉर्फस फॉर्म होती है और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉलिड के पार्टिकल्स दे आर इन डेफिनेट अरेंजमेंट, whether the ionic crystals are there, whether molecular crystals are there, whether any kind of crystals are there, ठीक है। तो क्रिस्टल्स मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं, हम आगे इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं which are not in the crystalline form, they are in the powdered form, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो क्रिस्टल्स की पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, देयर इज द पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स, ठीक है। क्रिस्टल्स के अंदर जो भी क्रिस्टल के यूनिट्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप एंड इट्स ड्यू टू डिफरेंट डेफिनेट और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। इनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट, उनमें एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब होती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर इनके पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। तो हाई डिग्री ऑफ 3D हाई डिग्री ऑफ अरेंजमेंट होती है इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की जिनमें डिफ्यूजन है, ठीक है। सॉलिड्स में डिफ्यूजन बड़ी कम होती है, बहुत कम सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, बिकॉज डिफ्यूजन का ताल्लुक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से है और सॉलिड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जीज वाइब्रेशनल केज के अलावा काइनेटिक एनर्जीज नहीं होती। दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज लेस सीन इन द सॉलिड्स। वेरी सिमिलरली द कंप्रेशन, द हाईली सॉलिड्स आर हाईली कंप्रेस्ड, दे आर हाईली कंप्रेस्ड बिकॉज दे लैक the spaces among them. Expansion, solids when they are heated up they expand as the other solids do. Metallic solids they have a linear expansion, otherwise the many of the solids they do not show the regular expansion. Motion of molecules, as you know that I have told you that solids के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल केज होती हैं, that's why their motion are restricted. Spaces between the molecules are very very small spaces, they are highly packed, they are closely packed, they are compact. Intermolecular forces are a very high degree. Intermolecular forces बहुत ज़्यादा होती हैं, intermolecular forces among the solids are very high and kinetic energy only the vibrational cases are there.
Now diffusion in solids, that depends upon the velocity of molecules, that there are no velocities in the molecules, so therefore diffusion will be minimum in the, as I have told you already. Compression, the particularly no effect of pressure on solids because already the spaces are minimized, spaces पहले से ही minimized होती हैं, so there is no compression. Expansion होती है, solid expand on heating, increase in temperature decreases intermolecular forces. याद रखिए temperature directly proportional होता है average translational kinetic energy of the molecules. So जैसे आप temperature बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज बढ़ती जाएंगी. पहले इनके पास वाइब्रेशनल के ही थी, लेकिन जैसे ही इनके पास सेकेंड टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, दे कैन स्टार्ट मेल्टिंग और ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे. फिर आप अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ाते रहे तो इनके पास थर्ड टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, विच इज द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दे कैन कन्वर्ट देम इनटू द गैस. So increase in volume per unit volume when the temperature is increased is a coefficient of expansion. ठीक है. अच्छा, अब एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होते हैं, उनमें एक अल्फा कोफिशिएंट है जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का है, और बीटा जो है वो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का कांस्टेंट है. ये वो एक्सपेंशन है जो 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे होती है, एंड हर सॉलिड की ये एक्सपेंशन के कांस्टेंट्स डिफरेंट है. मेल्टिंग पॉइंट, अगर तो सॉलिड क्रिस्टलाइन है तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर इट गोना मेल्ट. बट इफ अगर वो अमॉर्फस सॉलिड है तो मे बी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना शार्प ना हो, इट मे हैज अ वेरी लार्ज रेंज ऑफ इंक्रीजिंग द मेल्टिंग द सब्सटेंस. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट. इफ इट इज happening under a very short range of temperature, the melting point is said to be a sharp melting point. And same is the case अगर ये large melting large temperature range के अंदर हो रहा है तो हम कहेंगे कि non sharp melting point है. Motion of molecules, I have told you that intermolecular forces are very strong and only vibrational kinetic energy is there, so motion of molecule is almost very less in solids. ठीक है जी. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बड़ी हाई डिग्री होती है सॉलिड्स के अंदर. ठीक है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एट देयर मैक्सिमम इन सॉलिड्स. ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है जी. अब काइनेटिक एनर्जी की भी बात हो चुकी है, पहले बात कर चुके हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में इनके पास. अब ये देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में फर्क चेक कीजिए. द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इन द हाई डिग्री ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है. इनमें लेयर्स भी हो सकती हैं और इनमें मिनिमम यूनिट सेल से आगे पूरा क्रिस्टल लैटिस भी बन सकता है. ठीक है. तो इनके अंदर एक 3D अरेंजमेंट होती है हाई डिग्री. ये यहाँ पर आपके पास अमॉर्फस सॉलिड में देयर इज नो अरेंजमेंट, देयर इज नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट. तो अमॉर्फस सॉलिड्स दे हैव नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगी, जबकि क्रिस्टलाइन के अंदर दीज आर दे हैव द डेफिनेट regular and 3D geometrical shape. As I have told you that there is a high degree of arrangement among the particles of the solid. Particles of the solid के अंदर high degree of arrangement होती है. ठीक है. और इसको 3D arrangement कहते हैं. तीनों dimensions के अंदर arrangement होती हैं, x axis में भी होती हैं, y axis में भी होती हैं और z axis में भी होती हैं. उसके बाद हम आगे बात करेंगे difference between amorphous and crystalline solids. अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या डिफरेंस होता है? इनमें अरेंजमेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. ठीक है. अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर अब ये देखिए आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. अब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्रिस्टल्स हैं. ठीक है. लुक एट द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सिलिकॉन विद द ऑक्सीजन, एंड हियर इज द आयनिक सॉलिड. हम आगे इसका डिटेल से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि टेबल साल्ट या सोडियम क्लोराइड जो है इसमें किस तरीके से इसका क्यूबिक शेप यूनिट सेल जो है वो फिर किस तरह इसका क्यूबिक शेप क्रिस्टल बनाता है. ठीक है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड दे पोजेस डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर. किसी क्रिस्टल की क्या डेफिनेशन करते हैं आप? अ क्रिस्टल इज अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल. किसी मॉलिक्यूल की डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप को क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं. तो अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दे लैक इट. ठीक है जी.
अब इसी तरह ये देखें, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है। लुक एट द सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज एंड अमॉर्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दैट इज द ग्लास। ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड, ठीक है, दैट उसको हम केमिस्ट्री में सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, ये खास चीज है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर, which is mixed in the amorphous solid. There is a complete regularity of arrangement. Crystalline solids के अंदर regularity of arrangement complete होती है, यानी completely they are regular in their arrangement. उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये FeSO4.7H2 है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल जो हर वक्त किसी क्रिस्टल के साथ मौजूद रहते हैं, the water molecule which are constantly present along with the crystal is known as the water of crystallization. उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, वो दे मेल्ट विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स while the amorphous substances they do not have sharp melting points. They may be called as super cooled liquid, जैसे ग्लास और प्लास्टिक की एग्जांपल है। Amorphous solids are softened on heating and ultimately they become liquid over a wide range of temperature. पहले वो सॉफ्ट होंगे और फिर वो completely एक लिक्विड में कन्वर्ट होंगे after a wide range। जबकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जब मेल्ट होना शुरू होंगे तो पूरा क्रिस्टल लैटिस एकदम से मेल्ट हो जाएगा, इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज देख ली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, आगे चलेंगे। अब ज्योमेट्रिकल शेप और मेल्टिंग पॉइंट हमने बात की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर आयन, अगर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है या आयनिक क्रिस्टल है, उसके जो भी पार्टिकल्स क्रिस्टल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ हाई डिग्री ऑफ अरेंजमेंट। उनको हाई डिग्री ऑफ अरेंजमेंट इसलिए कहते हैं कि उनकी पोजीशन फिक्स होती है। मोरओवर सॉलिड हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। जैसा क्रिस्टल होगा वैसी उसकी शेप होगी। मतलब आयनिक क्रिस्टल होगा तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर आयन्स होंगे जो फिक्स पोजीशंस के अंदर होंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। एटॉमिक क्रिस्टल होगा तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। कोवेलेंट क्रिस्टल होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड उसके एजेस को बनाएगा, ठीक है। और प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो एटम और आयन और मॉलिक्यूल वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो ब्रेक हो जाती है, एंड दैट ब्रेकेज ऑफ फोर्स कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है जी। क्लीवेज प्लेन, जब आप किसी क्रिस्टल को तोड़ते हैं उसका एक ब्रेकिंग पैटर्न बनता है, उस ब्रेकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं हम? क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो क्लीवेज प्लेन्स आर द ब्रेकिंग पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। These are the breaking up of crystalline into smaller one, ठीक है, with the identical size and shape, they are called as cleavage, ठीक है जी। हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल को जब हम ग्रो करते हैं किसी मीडियम के अंदर तो क्रिस्टल आपस में ग्रो करके बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं, तो जो ग्रोइंग पैटर्न होता है किसी क्रिस्टल का उसको क्रिस्टल की हैबिट कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल की ग्रोथ होती है जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टल बनाने का प्रोसेस होता है स्लो कूलिंग से, फास्ट कूलिंग से, ठीक है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी लिक्विड को सॉलिडिफाई करते हैं तो अगर वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में तब्दील होता है तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हम NaCl को क्रिस्टलाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्रिस्टलाइज करते हैं। चीनी जो है ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, ये शुगर कैन से बनती है, तो ये भी प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो इफ द कंडीशंस आर चेंज देन द शेप ऑफ क्रिस्टल आल्सो चेंज। ये क्रिस्टल ग्रोथ है that takes place when the heated solution of substances is allowed to cool in a slower manner। जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के उसको हीट करते हैं और उसको हम कूल करते हैं तो कूलिंग से क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स बनते हैं। अब यहाँ से हमारा आज का जो रिड्यूस लेवल्स का टॉपिक है वो शुरू हो रहा है, जो है एन आइसोट्रॉपी। तो एन, इससे पहले तक सारा सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन था। तो एन आइसोट्रॉपी बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, ठीक है। दैट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब कोई प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे चेंज हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक सब्सटेंस की आप डायरेक्शन चेंज करें
और उसकी अरेंजमेंट चेंज करें, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ठीक है, इसको एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एन आइसोट्रोपी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपी। यानी जब हम किसी सब्सटेंस की डायरेक्शन को चेंज करें, उसकी अरेंजमेंट के अंदर डायरेक्शन को चेंज करें तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाए, वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उसको एन आइसोट्रोपी कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी शो करता है दैट इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। सो व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इट इज बिकॉज द क्रिस्टल हैज डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे ये देखें, आपके पास ये ग्रेफाइट क्रिस्टल नजर आ रहे हैं, इनके अंदर यहाँ लेयर्स होती हैं और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन बिटवीन दीज लेयर्स, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप इस अरेंजमेंट को तब्दील कर दें और इसको डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ले आए, ठीक है, और डायमंड का स्ट्रक्चर बना लें, तो डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज आपने उसकी जो अरेंजमेंट चेंज किया उससे ये प्रॉपर्टी बदल जाएगी, ठीक है। तो a substance which show different intensity of properties in different directions is called as anisotropic substance and the property is called as anisotropy। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जब आप किसी सब्सटेंस के अंदर लाइट एंटर करते हैं तो जिस एंगल से लाइट एंटर होती है, फिर उसके बाद वो लाइट बेंड होती है या अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है, तो जो लाइट एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो होती है, दैट रेशियो इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो रेशियो चेंज हो सकती है जब आप अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सिमेट्री को हम यहाँ स्किप करेंगे, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? जब दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक जैसी प्रॉपर्टीज का मुजाहरा करें, डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस दे हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन शेप, ठीक है, इनकी शेप एक हो। देखें यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनकी एटॉमिक रेशियो सेम है, सोडियम की फ्लोरीन से एक रेशियो है, 1:1 है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड की रेशियो 1:1 है। अब इनके क्रिस्टल एक जैसे होंगे, ठीक है, तो जब इनके क्रिस्टल एक जैसे होंगे, सब्सटेंसेस डिफरेंट है लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक जैसा है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। आइसो एक जैसा, मॉर्फ शक्ल, ठीक है, तो दे हैव द सेम क्रिस्टलाइन शेप्स ऑल्दो द सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। इनमें सिर्फ ये होता है कि एटॉमिक रेशियो सेम हो, तो फिर दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के अंदर अगर एटॉमिक रेशियो सेम हो तो उनके अंदर क्रिस्टलाइन सिस्टम भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ये आप कभी क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे आपको। तो आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? अब ये सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो हैं एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं, ठीक है। इन दोनों का क्रिस्टल सिस्टम एक है, क्यों? दोनों की एटॉमिक रेशियो सेम है, ठीक है जी। ये हो गया आइसोमॉर्फिज्म। पोली का मतलब होता है बहुत सा, बहुत ज्यादा, मेनी। मॉर्फिज्म शेप्स, तो वो सब्सटेंस जो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस कहते हैं। फिनोमेना को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल भी बनाता है और ट्राइगोनल क्रिस्टल भी बनाता है। इसके ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल को एरागोनाइट कहते हैं और इसके ट्राइगोनल क्रिस्टल को कैल्साइट कहते हैं। ये देखें, ये आपके पास एरागोनाइट है और ये कैल्साइट है। तो जब एक सब्सटेंस दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप्स शो करे, ठीक है, तो वो पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगी। एक कंपाउंड जो है, ठीक है, कंपाउंड जब ये शो करता है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एलिमेंट ऐसा करे तो वो एलोट्रोपिक होगा। अब ये देखें, आपके पास एलिमेंट है कार्बन। अब कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी है, डायमंड की फॉर्म में भी है और फ्लोरीन के फॉर्म में भी है। तो फ्लोरीन जो है बेसिकली ये बकी बॉल्स हैं, ठीक है, बकी बॉल्स, इसे फ्लोरीन भी कहते हैं। डायमंड है, ग्रेफाइट है। अब इन तीनों के अंदर, अब फ्लोरीन के अंदर
कार्बन के एटम 60 एटम जो होंगे एक फुटबॉल अरेंजमेंट बनाएंगे, फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब ये पैराफिन वैक्स को जलाएं आप तो आपके पास बकी बॉल्स बन जाते हैं। ठीक है, इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, डायमंड जो है दैट इज बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसके अंदर कार्बन जो है उसके चारों बॉन्ड, चारों वैलेंसीज पूरी होती हैं और एक जाइंट मॉलिक्यूल बना देता है, एक जाइंट स्ट्रक्चर बना देता है जिसे डायमंड कहते हैं। ये दुनिया की सख्त तरीन चीज़ है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे बात आती है ग्रेफाइट के बैक पे जाइए। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, 6 कार्बन एटम मिलकर एक हेक्सागोनल रिंग बना रहे हैं और उसकी लेयर्स बनती हैं। इन लेयर्स के बीच में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई बकी बॉल्स के अंदर ये अरेंजमेंट नहीं है, डायमंड के अंदर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें अरेंजमेंट तब्दील हुई है, ये एनआइसोट्रॉपी भी शो कर रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट चेंज हुई है तो प्रॉपर्टी बदल गई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एन एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये यहाँ शो करें तो ये ग्रेफाइट जो है यूज होता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे इलेक्ट्रोड्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो एलोट्रॉपी व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, जैसे एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, एटसेट्रा। आगे बात आती है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस किसी भी, यानी द टेम्परेचर एट विच टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स दे कैन कोएग्जिस्ट, वो क्या कर सकती हैं, कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। एक ही सब्सटेंस की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, एलोट्रॉप्स कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें टिन जो है that is present in gray and white, that is found in gray and white crystalline forms. जो gray tin है that is the orthorhombic crystals and the white tin that is the tetragonal crystals. They both coexist at 18 degree centigrade. So 18 degree centigrade will be the transition temperature. देखें ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दील होना, ठीक है, चेंज आना। तो जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी में चेंज हो रही होती है, ठीक है, तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर, जिस टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। सिमिलरली सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, दे कैन बोथ कोएग्जिस्ट एट 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। The temperature at which more than one form of a given substance can exist in equilibrium, यहाँ देखें वो equilibrium का exist जिक्र कर रहा है, that is called as the transition temperature. Above and below this temperature only one polymorph allotrop can exist. 18 डिग्री से ऊपर या नीचे इन दोनों में से एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक में से 95.6 पे एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। दोनों इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगी और वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस उसकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट कर सकती हैं, को एग्जिस्ट का मतलब है दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, एक फॉर्म दूसरे में चेंज हो रही होती है, दूसरी पहले में चेंज हो रही होती है। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। आगे एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर है, ठीक है। यहां तक हमारा लेक्चर आज इख्तिताम को पहुंचेगा। नेक्स्ट हम बात जो करेंगे, ठीक है, वो वी विल डिस्कस अबाउट द NaCl क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्रिस्टल लैटिस के ऊपर हमारा अगला लेक्चर होगा। तो आपने इन डेफिनेशंस को और सॉलिड्स की इन चीज़ों को याद कर लेना है और याद करके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने वीडियो में ज़रूर बताने हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर वो क्वेश्चंस आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे हैरत है कि अभी तक आपने चैनल क्यों सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। हालांकि दुनिया सारी सब्सक्राइब कर चुकी है, तो आप अभी रह गए।
तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, यासिर कैनी एवरीथिंग, एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन, ताकि नई वीडियो आए तो आपको पता लगे कि वाकई नई वीडियो आ गई है, नया चांद चढ़ गया। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।